कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम्म। प्राणायाम करने से पहले कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे स्थान, काल, मिताहार। इनके बीच में भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, न्यास करना, पूर्व आदि न्यास करना। पूर्व आदि न्यास कैसे होता है वो भी देखेंगे। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। प्राणायाम तक प्रकरण आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। देखिए, आज प्राणायाम प्रकरण में हम लोग क्या क्या देखेंगे। स्थान, स्थान भी मतलब समझेंगे कि स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान के बाद काल, किस काल में करना है, किस में नहीं करना है, ये देखेंगे। मिताहार, इसमें से दो चीजें होती है, एक मिताहार और एक निषिद्ध आहार। ये दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। उनमें कुछ जो डाइट्स होती है, मतलब यौगिक डाइट, यौगिक डाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए एक साधक को, एक योगी को, उसके बारे में आता है। और डाइट से क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, 2 नंबर के, आना ही आना है वो। तो आप लोग को एक डाइट का चार्ट बनाना है जिसमें से कंपेयर करिए। मैं केवल इसमें कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, घेरण संहिता में। आपको जैसे कि हठ प्रदीप का और घेरण संहिता दोनों जगह मिलता है आहारों का वर्णन, तो दोनों में कंपेयर करके पढ़िए कि इसमें मिताहार में क्या वर्णन है, इसमें क्या वर्णन है, इसके निषिद्ध आहार में क्या है, इसके निषिद्ध आहार में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। एक ऐसा एक अपने से आप लोग नोट्स बनाइए, तैयार करिए उसको। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ होता है नियमन, मतलब अपनी जीवनी शक्ति का नियमन ही प्राणायाम का अर्थ होता है। अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सद्विधम, सद्विविधम, सद्विविधिम। ठीक है, दो दो विधि के बारे में बात कर रहे हैं। दो विधि होनी चाहिए, दो एक होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, सद्विधम होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। सत्यत विधम, अथ अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यत विधिम, यत विधिम यस्य विज्ञान मात्रेण देवतुल्यो भवेत नर। यहाँ दो विधि नहीं है प्राणायाम की, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसका अर्थ है प्राणायामस्य यद विधिम, यहाँ पे सद विधिम लिखा हुआ है। दोनों का ही अर्थ एक ही है। आगे बढ़ते हैं, क्या विधि बताई हुई है जिसको जानने से जो साधक होता है देवतुल्य हो जाता, कह रहे हैं। देवतुल्य भवेत नर, मतलब देवताओं के समान वो मनुष्य व साधक हो जाता है। आदौ स्थान काल, स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत्। आदव अर्थात किसके लिए, इसके लिए, इसका अर्थ है इसके लिए, यहाँ पे लिया है ना, इसके लिए। आदव अर्थात इसके लिए, किसके लिए, प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शोधन, उसको जाने, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, अभी तक आपने क्या जाना, प्राणायाम का अगर सीक्वेंस आ जाता है कि जैसे लिखा हो 5 पॉइंट, स्थान, काल, प्राणायाम, मिताहार, नाड़ी शोधन, तो आप लोग को सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले स्थान का निर्णय होगा, फिर काल का, फिर मिताहार का, फिर नाड़ी शोधन का, फिर उसके बाद प्राणायाम का। ठीक है, इसके इस ऐसा क्वेश्चन बन के आ चुका है ऑलरेडी यूजीसी में। कुछ बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, 4 से 6 बजे के बीच, ठंडी हो ज्यादा गर्मी हो, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के काम की चीजें हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं। जो सबसे पहले क्या आएगा, स्थान, उसके बाद काल। तो पहले स्थान देखते हैं कैसा होना चाहिए। स्थान कह रहे हैं दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्याम जनांतिके
योगारंभम न कुर्वीत, योगारंभम न कुर्वीत, कृत कृतश्चेति सिद्धिहा सिद्धिहा भवेत्। 3 जगह करने को मना कर रहे हैं, एक दूर देश में, एक अरण्य में मतलब वन में, और तीसरा है राजधानी अर्थात बड़े नगर में। 3 जगहों में नहीं करना है। दूर देश है, अरण्य मतलब जंगल में, वन में नहीं करना है, और राजधानी मतलब बड़े नगर में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दूर देश में अविश्वास, लोगों को संदेह होता है, ठीक है, दूर देश में। अरण्य में, अरण्य में क्या होता है? अरण्य रक्षी वर्जितम। अरण्य में क्यों नहीं करना है? क्योंकि अरण्य में आपकी रक्षा की मतलब रक्षा मतलब एक तरह से रक्षा की हानि हो सकती है, सुरक्षा का अभाव होता है उसको, सुरक्षा का अभाव होता है। जंगली जानवर पहुंचा सकते हैं नुकसान, इंसान पहुंचा सकते हैं वहां पे नुकसान, मतलब सभी तरीके से वहां पे वर्जित बोला है। तीसरा है लोकारण्य। लोकारण्य में क्यों नहीं बोला? क्योंकि बड़े नगर में करने से इसलिए मना किया है क्योंकि जैसे कि लोगों को पता चलता है ना कि यार यहाँ पे ये बाबा रहते हैं, उनके पास सिद्धि है, फिर क्या करते हैं लोग? पर्ची लगाने लगते हैं है ना, जानते हो ना, पर्ची लग जाएंगे फिर साधक की, पर्ची कटने लगेगी, फिर उसकी लाइन लगेगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा प्रकाश, जो लोगों का प्रकाश पड़ेगा ना, तो इससे उनकी जो सिद्धि है वो नहीं मिल पाएगी, जो साधक सिद्धि कर रहा है वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए तस्मात, इसलिए त्रीणी विवर्जित, इसलिए इन तीनों को वर्जित बोला है। कौन कौन से? दूर देश, अरण्य और राजधानी, इन तीनों में नहीं करना है। कहाँ पे करना? तो सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे। कहाँ करना है? सुदेश में करना है। सुदेश अर्थात क्या होता है? धार्मिक। सुदेश से कह रहे हैं धार्मिक राज्य में जहां भिक्षा मिलना सुभिक्ष, अर्थात जहां भिक्षा मिलना सहज हो, निरुद्रव उपद्रव से रहित हो, और कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीर परिवेष्टम। बोल रहे ऐसे सुंदर देश में जहां प्राचीर से घिरी हुई, प्राचीर मतलब जो चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, उनको प्राचीर बोलते हैं। ऐसे सुंदर देश में प्राचीर से घिरी हुई एक कुटिया बनाए। कुटीर मतलब होता है कुटिया, कुटीर बनाए। प्राचीर के मध्य में ही वापी अर्थात कूप तड़ाग, वापी कूप तड़ाग मतलब कुआं या तालाब हो, और प्राचीर के मध्य में क्या क्या बोल रहे हैं? कुआं या कूप तड़ाग हो, और नाति उच्चम नाति निम्नम चा कुटीरम कीट वर्जितम। और जो कुटीर होनी चाहिए साधक की, जो कुटिया होनी चाहिए, वो कुटिया बोल रहे हैं कि बली प्रकार से होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ऊंची हो ना बहुत ज्यादा नीची हो वो कुटिया। कीट वर्जित, सांप आदि के कीट पतंग होते हैं, उनसे वर्जित होने के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक रूप से गोमय लिप्तम, सम्यक प्रकार से गाय के गोबर से उसको लेप देना चाहिए। उससे वहां पे सांप और जो कीट पतंग है वो नहीं आते। कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत। कह रहे हैं ऐसे पूर्ण सुरक्षित स्थान में प्राणायाम का अभ्यास गुप्त रूप से करना चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या समझा हमने? स्थान के बारे में समझा, स्थान कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। 2 चीजें हमने अभी तक जान ली। मैं आपसे पूछूंगा कैसा हो स्थान, तो आप बताओगे सर स्थान सुदेशे सुभिक्षे निरुपद्रवे हो, है ना, प्राचीर के मध्य में कुआं या वापी या कूप तड़ाग, तालाब या कुआं हो, बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए ताकि वहां पे कीट पतंग और सांप वगैरह ना आए, साधक को नुकसान ना पहुंचा दें, क्षति ना पहुंचा दें। और आगे क्या क्या बताएंगे आप बताएंगे कि गुप्त रूप से उस कुटीर में उसका अभ्यास करना है। किसका? प्राणायाम का अभ्यास। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्राणायाम ही पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है प्राणायाम करने के पूर्व की जाएंगी। ठीक है, ये प्राणायाम की सिद्धि ऐसे मिलती है, बताना चाह रहे हैं। ये सारे आपको फंडामेंटल्स जो बताए वो करेंगे, तब जाके आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। अब बारी आती है काल निर्णय की। काल बहुत सिंपल है। काल को आप लोग एक चार्ट के थ्रू समझ लो, जैसे कि आप लोग को गूगल वगैरह में भी मिल जाएगा। बेसिकली मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या है काल निर्णय। ऐसे याद कर लेना, एक होता है वस, वसंत और शरद में
योगाभ्यास करना है। वसंत और शरद के अलावा जो भी ऋतु बच जाती है, जैसे वसंत और शरद यहाँ लिखा हुआ है, वसंत शरद में योगारंभम समाचरित, योगारंभ करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। बसंत शरद हो गए, तो बाकी के जो 4 बचे, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इनमें नहीं करना है। जिसमें करना है वो तो मैंने पहले बता दिया, और जिसमें नहीं करना है वो बाद में। यहाँ पे आपको चारों के नाम पहले बता दिए, जिसमें नहीं करना है बाद में बता रहा है कि इनमें करना है। बच्चे ही 2 हैं तो इनमें ही करेंगे ना। क्या वह के तथा योगी भवे सिद्धो रोगाद मुक्तो भवे ध्रुव, इस ऋतु में इसलिए करना होता है क्योंकि इस ऋतु में करने से जो साधक होता है वो रोगों से मुक्त रहता है। ठीक है, और योग में सिद्ध हो जाता है। भवे सिद्धो, और सिद्ध भी हो जाता है योगी, और रोग से मुक्त भी रहता है। देखो, चैत्र और फागुन, चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघादि फाल्गुनान्तिके द्वौ द्वौ मासा व्रतु भागावनु अनुभावास चतुश्चतु। यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुभाव की, और एक्चुअल में जो इफेक्ट होता है उसकी। देखिए कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, 12 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, जितने होते हैं ना महीने, वैसे यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं नहीं 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं, सॉरी, लेट मी करेक्ट। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। मास कितने होते हैं? 12 मास होते हैं, 12 मास होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो हर एक ऋतु होती है, हर एक ऋतु वो 2-2 मास की होती है। हर एक ऋतु जो होती है 2-2 मास की होती है। लेकिन जो उनका अनुभाव यहाँ लिखा हुआ है, अनुभाव, अनुभावश्च चतु चतु, उन सबके जो अनुभाव होते हैं, मतलब एक तरह से जो उसका इम्पैक्ट है ना, कि अभी ठंड लग रही है हमको, लेकिन इसके 1 महीने पहले से ही ठंड हमको महसूस होने लगी है। फिर दो ठंड खत्म होने के 2 महीने बाद, मतलब जो बेसिक बताना चाह रहे हैं, 4 महीने तक आप उन 6 ऋतुओं का जो अनुभव होता है वो महसूस करते हैं। ठीक है, होती है वो 2 मंथ में है, लेकिन जो अनुभव हम करते हैं वो 4 मंथ में होते हैं, तो 4 मास में उसका हम अनुभव करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात इतनी ही बताइए यहाँ पे। अनुभव 4 महीने का होता है, और होती 2 महीने की एक ऋतु होती है। उन्हीं ऋतुओं को देखते हैं कौन कौन सी वो ऋतुएं होती हैं। आगे कह रहे हैं, चैत्र और वैशाख मिलके बसंत ऋतु बनाते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ मिलके ग्रीष्म ऋतु बनाते हैं, वर्षा और श्रावण ऋतु मिलके भद्रा बनाते हैं, शरद और अश्विन मिलके कार्तिक बनाते हैं, कार्तिक ऋतु, नहीं सॉरी, अश्विन और कार्तिक मिलके शरद ऋतु बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं। अश्विन कार्तिक मिलकर शरद ऋतु बनाते हैं, मार्ग शीर्ष और पौष मिलके हेमंत बनाते हैं, और आखिरी में माघ और फागुन मिलकर शिशिर ऋतु बनाते हैं। तो कुल 6 ऋतुएं हो गई हैं यहाँ पे। पहला आपसे पूछा जाए तो वसंत ऋतु में कौन कौन से मास होते हैं, तो आप बताएंगे चैत्र और वैशाख होते हैं। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ होते हैं। वर्षा ऋतु में क्या क्या होते हैं? श्रावण भाद्र होते हैं, श्रावण और भाद्र होते हैं वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में कौन कौन से होते हैं? अश्विन और कार्तिक होते हैं शरद ऋतु में। पांचवा हेमंत ऋतु है, उसमें मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष और पौष मास जो होते हैं वो 2 मिलके हेमंत ऋतु को बनाते हैं। और आखिरी में आता है आपका शिशिर ऋतु, जिसमें अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, वो माघ और फागुन होता है। सर वर्षा का क्या बताया? वर्षा का श्रावण और भादो, श्रावण और ये भद्रा, ये लिखा हुआ है श्रावण और भाद्र। ठीक है, श्रावण और भाद्र, आपने कैलेंडर देखा होगा तो श्रावण पद भाद्रपद ऐसा लिखा होता है वहां। तो कुल मिला के जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, आप लोग को जनवरी फरवरी याद ना करके आप लोग को इन 12 ऋतुओं के नाम याद करने हैं। आप लोग पता नहीं होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है इन 12 ऋतुओं के नाम आप लोग याद कर लीजिए। तो शिशिर ऋतु में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है शिशिर ऋतु माघ फागुन, शिशिर ऋतु माघ फागुन, देखो ना आप संस्कृत देखो।
यहाँ हेमंत लिखा है, हेमंत, हेमंत में लिखा है मार्ग और पौष। यहाँ पे लिखा है शरद, शरद में देखो लिखा है अश्विन और कार्तिक। देखो यहाँ लिखा है बसंत, यहाँ बसंत में आ गया चैत्र और वैशाख। मैं आपको संस्कृत से जूझना सिखा रहा हूँ। यहाँ है ग्रीष्म, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ ऋतु होती है। यहाँ लिखा है वर्षा ऋतु, वर्षा में श्रावण और भाद्र होता है। तो कुल मिला के 6 ऋतुएं आपकी होती हैं। एक बार और जाके आप लोग वापस से पढ़िएगा और अच्छे से क्लियर होगा, आप लोग इसका चार्ट बना लेना। अब बात करते हैं इसके अनुभाव की। यहाँ पे बता दिया इसी ऋतु में होती है, बात कर रहे हैं अनुभाव की। अनुभावम प्रवक्ष्यामि ऋतूनाम चायथोदितम माघ आदि माघवान्तेषु बसंता अनुभव विदु चैत्र आदि चा आषाढ़ंतम चा निधा अनुभवम विदु आषाढ़ आदि चा अश्विनन आंतम प्रावृषानुभव विदु। और ऐसे भद्रा मार्ग शीर्ष अंतम सर्दो अनुभवम विदु कार्तिक माघ मासांतम हेमंतम अनुभवम विदु। सिर्फ अनुभव का वर्णन कर रहे हैं आप। मार्ग शीर्ष चतुर मासा शिशुर अनुभवम विदु। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अगर आपको ऋतुएं याद रहेंगी तो आप एक ऐसा गोला सा चार्ट बना के आप लोग खुद याद रख सकते हो कि इस मास में है तो इससे लेके 1 2 3 और 4 ऐसे करके, मतलब 1 ये 2 ये 3 और 4, इन 4 ऋतुओं में उसका अनुभव होगा। उसके बारे में देखते हैं चार्ट कहीं मिल जाए तो। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं इसको देखते हैं आगे तरफ। वसंते वापी शरद सर्दी योगारंभम, वही चीज को दोबारा रिपीट किए हैं कि वसंत और शरद में, वसंत और शरद में योगारंभ करना चाहिए। योगो भवेत सिद्धि विनाशेन कथ्यते। ठीक है, क्या होता है अनुभाव? हम्म, देखो यहाँ तक की वही बात है, माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है, यहाँ तक तो वही था। आगे देखते हैं। माघ से वैशाख पर्यंत, माघ से वैशाख पर्यंत कौन सा अनुभव होता है? बसंत का अनुभव होता है, वसंत ऋतु का अनुभव होता है। चैत्र से आषाढ़ ऋतु तक ग्रीष्म का अनुभव होता है। अनुभव, अनुभव की बात हो रही है। आषाढ़ ऋतु से अश्विन ऋतु तक के अंत तक वर्षा का अनुभव होता है। भाद्रपद से मार्गशीर्ष तक शरद का अनुभव होता है। फिर कार्तिक से माघ तक शीत शीत ऋतु का अनुभव होता है। और आखिरी में यही चीज है, कार्तिक से माघ तक शीत ऋतु। आखिरी तो शीत ऋतु ही होती है ना, शिशिर ऋतु, ठंडक। तो कार्तिक से माघ तक शीत का अनुभव होने लगता है। यहाँ पे ऋतुओं का चर्चा हो गया। ऋतुओं का राजा कौन है? कौन सा राजा? ऋतुओं का राजा बसंत। कौन है? बसंत। हम्म, ऋतुओं का राजा बसंत है। ठीक है, इस तरीके से ये ऋतुओं के बारे में वर्णन है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसका चार्ट बना लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपके रटने में काम आएगा ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुल मिला के आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, जैसे याद करना है मैंने बता दिया। चार्ट भी देख लीजिएगा इसका आखिरी में। स्थान आपने देख लिया, काल आपने देख लिया। अब आप जानने वाले हो मिताहार, क्योंकि आप प्राणायाम करने वाले हैं ना। तो प्राणायाम से पूर्व आपने स्थान भी समझ लिया है महर्षि घेरन ऋषि से, और काल भी समझ लिया है। अब समझेंगे मिताहार को। कह रहे हैं मिताहारम बिना यस्तु योगारंभम तो कार्य नाना रोग, बहुत प्रकार के रोग होंगे। भवे तस्य किंचित योगो न सिद्ध थे, और किंचित ही आपका योग भी सिद्ध नहीं होगा। किसके बिना? मिताहार के बिना, डाइट के बिना। डाइट के बिना ना योग सिद्ध होता है, ना जिम सिद्ध होता है, ना योगा सिद्ध होता है, कुछ सिद्ध नहीं होता। ठीक है, कुछ भी करो आप, अगर डाइट मेंटेन नहीं है आपकी तो आपका योग सफल नहीं है। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो और साइड एक एक चम्मच 2 2 चम्मच नमक खा रहे हो, तो फिर आपका कभी स्ट्रेचिंग काम नहीं आएगा। जब कोई कंपटीशन वगैरह में जाता है ना, तो खूब घी खिलाते हैं। कंपटीशन से पहले बहुत खूब घी खिलाते हैं,
ताकि इंजरी भी कम हो, बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहे, पेट मृदु रहे। तो ये रीजन होता है। क्या क्या मिताहार होना चाहिए, पढ़ते जाएंगे ना। सालिन्नम यौपिष्टम तथा गोधूम पिष्टकम। साली अन्नम मतलब होता है चावल, लिखते जाना, ठीक है। साली अन्नम चावल को बोलते, यौपिष्टम को बोलते हैं जौ। जौ पिष्ट, पिष्ट मतलब जौ के आटे से निर्मित, पिष्ट मतलब होता है आटा। तो जौ के आटे से क्या बनेगी, रोटी बनेगी। चावल और जौ के आटे से निर्मित रोटी तथा गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूं की रोटी। पिष्ट का मतलब होता है आपका वही आटा, आटे की रोटी। आटा क्या ही करेंगे आप, रोटी खाएंगे आटे की। आगे मुदगम मतलब होता है मूंग, मूंग सभी खाते हैं। मांस, चड़क आदि, ये चना आदि के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि उड़द होता है, चना होता है, तो उन सारे चना के बारे में बात कर रहे हैं। शुभ्रम तु तुस्वर्जितम, तो जितने भी बारे में चना बोला है वो छिलका रहित खाना है। मूंग जो होना चाहिए छिलका रहित बोला है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मूंग तो छिलका रहित, चलो यार तुस्वर्जित बोला है, ठीक है। हम लोग जो खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो नहीं पढ़ेंगे अभी। इस पे जो भी बातें बोली हम वो देख रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म बाद में। पटोल मतलब परवल। सुरण मतलब होता है आपका कटहल। मान मतलब मानकंद, मानकंद एक फल होता है, मानकंद एक सब्जी होती है, सब्जी थी फल की। कंकोल, कंकोल मतलब शीतल चीनी का फल। नाम याद करना है आप लोगों को। कंकोल एक शीतल चीनी का फल होता है, इसका हिंदी अनुवाद। सुकाशकम, सुकाशकम होता है करेला। जब तक घर में करेला बनेगा तब तक आप लोग सुकाशकम बोलोगे। अपने हस्बैंड से बोलिएगा आज सुकाशकम बनेगा पति देव, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में याद रहेगा इसका हिंदी नाम, ठीक है। सुकाशकम। द्राढ़िकाम, द्राढ़ी क्या होता है, द्राढ़िकाम, द्राढ़िकाम मतलब होता है जिमीकंद। करकटी अर्थात ककड़ी। रंभा, रंभा बताओ क्या होता है रंभा। केला। केला, यस। रंभा दंडम याद आएगा आपको, हृदय धोती में पड़े थे। रंभा मतलब होता है केला। उडुम्बरी, उडुम्बरी मतलब होता है, डुम्बरी मतलब होता है गूलर। गूलर एक फल होता है, ठीक है। गूलर एक फल होता है, उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं उडुम्बरी। कंटकंटम, कंटकंटम क्या होता है, करेरुआ। कंटकंटम होता है करेरुआ। आमरंभा, बालरंभा, रंभादंडम च मूलकम। यहाँ पे केला के चारों फैमिलीज के बारे में बात हो गई है। ना कच्चा केला, ना पका केला, ना केले का दंड, ना केले की जड़, ये चारों ही नहीं खानी है। वार्ताकीन, वार्ताकीन मतलब होता है बैगन। घर में जब बैगन बनाना तो क्या बोलोगे उसको, वार्ता की, ठीक है। वार्ता की। मूलकम मतलब मूली होता है। रिद्धि योगी भक्षणम आचर्य मतलब खाना चाहिए। एक ये रिद्धि जो होता है एक कंद होता है रिद्धि, इसको बाराही भी बोलते हैं। इसका आचरण करना चाहिए योगी को। बाल शाकम, काल शाकम, पटोल पत्रकम। एक बाल शाक होता है, मतलब सरसों को बोलते हैं बाल शाक। सरसों आदि के कोमल पत्ते का साग। काल साग अर्थात होता है काली चौराई। पटोल पत्रकम अर्थात है परवल के पत्ते। काल साग क्या होता है, काली चौराई, ठीक है। पटोल पत्र होता है आपका परवल के पत्ते। पंच शाक आपने हट प्रदीपिका में पढ़ा होगा, जीवंती बथुआ चौलाई और मेघनाथ पुनर्नवा आपने पढ़ा होगा पंच शाक के बारे में। प्रशंसियात वास्तुकम हिमलोचिकाम, क्या है? जीवंती बथुआ चौलाई के बारे में बोल रहे हैं। इन सभी शाक के बारे में क्या करें, प्रशंसा करें इनकी, मतलब खाने से पहले प्रशंसा करनी चाहिए, इन्हें मानना चाहिए कि अधिक हितकर है, ठीक है। ये खा लो, ये पौष्टिक होता है ऐसा नहीं बोलते हैं, ये अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है। हाँ, वैसे इनकी प्रशंसा करके खाना चाहिए। हिमलोचिकाम एक वर्ड आया हुआ है, हिमलोचिकाम क्या होता है, हिमलोचिकाम का हिंदू अनुवाद होता है हुरहुर के पत्तों का साग। इस लाइन में सब साग हैं, इस लाइन में भी साग है, ठीक है। तो हिमलोचिकाम क्या बताया आपने? हुरहुर के पत्तों का साग। हुरहुर। हुरहुर, हाँ, हुरहुर के पत्तों का साग बोलते हैं हिमलोचिकाम। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम
उदर अर्ध विवर्जितम, देखो शुद्ध होना चाहिए, पहले शुद्ध, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। मतलब कैसे होगा स्निग्ध? स्निग्ध बनाने के लिए हम उसमें घी मिलाएंगे, भोजन में घी होना चाहिए। अर्ध विवर्जितम मतलब पेट को आधा आधा खाना है भोजन से, आधा जो बचता है एक चौथाई पानी के लिए, एक चौथाई हवा हवा के लिए, ठीक है। भुज्यते सुर संप्रतिया, बोल रहे हैं कि इसका भोजन करना चाहिए किसको? अपने शरीर के देवता जो होते हैं आपके, इंद्रिय आदि को समर्पित करते हुए इस प्रकार अपना भोजन करना चाहिए, यही मिताहार होता है। आगे कह रहे हैं अन्नेन पूर्येत अर्धम, अन्नेन पूर्येत अर्धम तो येन तु तृतीयकम, कह रहे हैं पेट के आधे भाग को अन्न से पूर्ण करें, तीसरे भाग को पानी से, तृतीयकम, ठीक है, तीसरे भाग को तोयन मतलब जल से, चतुर्थ भाग को, चतुर्थांश कहाँ लिखा है? चतुर्थांश ये नीचे है क्या? बाकी जो बच गया चतुर्थांश को पढ़ना है आपको यहाँ पे, वायु के आने जाने के लिए सुरक्षित रखना होता है। तो सिंपल आप लोगों को अभी आपका पेट है, आधा खा लो भोजन से, ये एक तिहाई, ये एक तिहाई, ये आधा आधा जो है आप अपने हवा और पानी के लिए छोड़ दो, बस इतनी सी बात होती है। ये किसमें है? घेरन संहिता में वर्णित। ये आपने देख लिया है मिताहार के बारे में, क्या खाना चाहिए। मैं पूछूं मुद्गम की हिंदी क्या है, बता देना मूंग होता है। करकटी क्या होता है, बता देना सर ककड़ी को बोलते हैं। मैं पूछूं वार्ताकीन क्योंकि हिंदी क्या होती है, तो बता देना बैगन होता है। मैं पूछूं हिमलोचिकाम क्या होता है, तो बताना है आपको हुरहुर के पत्ते का साग जो होता है उसको हिमलोचिकाम बोलते हैं। और अगर मैं पूछ दूं कि द्राड़ी काम की हिंदी क्या होती है, तो बताना है आपको द्राड़ी काम की हिंदी होती है, क्या होती है? मानकंद होती है क्या? नहीं, जिमी कंद होती है। द्राड़ी काम मतलब होता है जिमी कंद, ठीक है। कंकोल को ककोल ही बोलते हैं। सुकाशकम की हिंदी बताओ मुझे। करेला। करेला, गुड। सुकाशकम की हिंदी करेला होती है। मांस चड़क मतलब वही जो उड़द और चना आदि होते हैं उनके बारे में बोला, उसको तुष वर्जित करके खाना है। सुरण मतलब क्या होता है? सुरण जिमीकंद को पूरा। बोलते हैं सर। सुरण को बोलते हैं, एक्चुअली मुझे जिमीकंद लग ही रहा है बोलते सुरण, हैं सर। हाँ सुरण को जिमी कंद ही बोलते हैं। हाँ, ये बताओ, हम्म, यहाँ पे यहाँ पे जो सुरण है, दड़िकम। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। सुस्वर्जित पटोल, सुरण, मान, मानकंद, कंकोल, सुकाशकम। सुकाशकम किसको? करेला को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सुरण है ना, पटोल के बाद वाला, सुरण की हिंदी होती है, ये देखो मानन सुरण के तो हिंदी वही होता है यार। सुरण का मैंने क्या बताया था? जिमीकंद ओल भी बोलते हैं सर। देखो जो इसमें मान लिखा हुआ है ना, मानम, वो कटहल को बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग हिंदी नाम भी देख लो यहाँ से। जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना, सब देखा है आपने। भूसी रहित खाना है, स्वच्छ करके भोजन करना है, ये सब मैंने बताया वहां पे। परवल के बाद देखो कटहल आया है, तो जो वहां पे मान वर्ड लिखा हुआ है ना, परवल के बाद कटहल आया हुआ है, तो ये पटोल, यहाँ देखो सुरण और मान में मेरे को डाउट है। परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, पता नहीं कुंदरू किसको बोला है, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, कुंदरी कुंदरी को गूलर और बोलते हैं सर, चौलाई आदि। कुंदरू। किसको? कुंदरी को बोलते हैं, कुंदरू। संस्कृत क्या नाम बताया आप? यहाँ पे संस्कृत नाम दिख रहा है आपको? हिंदी में सर कुंदरी बोलते हैं। वो तो हम खुद खाते हैं कुंदरू।
यहाँ पे संस्कृत नाम दिख रहा है कुछ करेला के बाद? सुकास्कम के बाद द्राढ़ी काम दिख रहा है। द्राढ़ी काम का नाम यहाँ पे जिमी कंद है। इसकी हिंदी पढ़ लेना गाइस। कुंदरू। अरबी, अरबी तो मुझे नहीं दिखा कहीं पे। डोंट नो कहाँ पे है अरबी। अरबी, ककड़ी, केला, गूलर, गूलर भी देखा है, केला भी देखा है, चौलाई भी देखा है। केले के सारे बारे में बात किया है। मूल बैगन के बारे में बात किया, वारदकी बोला है। रिद्धि, वाराही बोलते हैं इसको। कच्चा साग, ऋतु का साग, परवल के पत्ते, बथुआ, अरहर का साग खा सकता है, ठीक है। उसे स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से रहित से संतोष पूर्वक आधा पेट भोजन करना है। खाली रखना चाहिए आधे पेट को। इसे मिथ्याहार कहते हैं। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से, चौथे भाग को वायु के संचालन हेतु रोक देना, छोड़ देना चाहिए। तो एक बार आप लोग इसकी ज्यादा तक कोशिश करना, इसकी हिंदी रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ना संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, वो लोग ये पढ़ते हैं मे बी। अभी देखते हैं हम लोग निषिद्ध आहार। क्या नहीं खाना चाहिए ज्यादातर, इसमें बहुत सारा है। कह रहे कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, भ्रष्टम चा दधि तक्रकम। दही और मट्ठा मना कर दी सीधे सीधा। भ्रष्ट मतलब भुंजा हुआ नहीं खाना है, तीखा नहीं खा रहा है। लवण मतलब नाक क्या बोलते हैं उसको, नमक युक्त नहीं खाना है, वो नमकीन नहीं खाना है। कटु मतलब कड़वा नहीं खाना है। अम्ल मतलब खट्टा नहीं खाना है। और लवण का अर्थ मैंने क्या बताया, नमकीन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उत्कट शाक नहीं खाने हैं, जो बहुत ज्यादा खाकर विरेचक का काम करते हैं। विरेचक शाक जिनको बोलते हैं। मद्य, मदिरा पान, ताल आदि से बने हुए मदिरा का पान नहीं करना है। पनस, पनस मतलब होता है कटहल होता है मे बी। पनस, 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 पनस। हम्म, तालम, तालम। पनस मतलब होता है अम, बड़हर को बोल रहा है पनस। पनस मतलब बड़हर। रुक जाओ देखते हैं इसमें क्या बोल। देखो यहाँ पे पनस को कटहल बोला है, ठीक है। पनस का अर्थ क्या होता है, कटहल। आप लोग यही याद रखना। पनस का अर्थ क्या होता है, कटहल। कुलथ आती है, कुलथ आप लोग जानते होंगे। कुलथ, मसूरम। यहाँ पे अगर जेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा ना, तो उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है क्या होता है। इसलिए गर्ल्स से तो इन लोगों को सब पता ही रहता है ना। बड़हर। मसूर नहीं। पांडु मतलब क्या होता है, प्याज। कुष्मांडम, कुमड़ा को बोलते हैं कुष्मांडम। शाक दंडम, शाक दंडम क्या होता है, दांडी का साग, ठीक है। कुमड़े के बाद क्या है उसके अंदर में, कुमड़े के बाद शाक दंड ही बोला है, ठीक है। शाक दंड नहीं खाना है। तुम्बी नहीं खानी। तुम्बी मतलब क्या होता है, लौकी को बोलते हैं तुम्बी। तुम्बी, कोल, कपित्थम। तुम्बी मतलब लौकी, कोल मतलब बेर नहीं खानी है, कपित्थम मतलब कैथा नहीं खाना है, पका हुआ बेल नहीं खाना है, कटबिल्बम मतलब होता है पका हुआ बेल, पलाशकम पलाश के फूल फल नहीं खाने हैं, और कदम्ब, कदम्ब के भी फल नहीं खाने हैं। जंबीर, जंबीरी नींबू, बहुत खट्टे नींबू बोल रहा है शायद। लकुच मतलब लहसुन होता है, ठीक है। लकुच मतलब लहसुन, नहीं लकुच मतलब लहसुन नहीं, लहसुन मतलब लहसुन। लकुच मतलब होता है आपका बड़हर, ठीक है। फिर विषम तो बोल रहा है काम रंग पियालम च। कमरक होता है कामरंग का हिंदी, कमरक। कमरक के
कमरख, चिरौंजी, हिंग, हिंग, शालमली, केमुकम, योगारंभे वर्जयेत, पथि, स्त्री वहनी, सेवनम। हिंदी देखो यार इसकी, लेकिन आँख खराब कर दिया इन लोगों ने। समझ सकते हो मेरी दुर्दशा इसको समझाने में आप। मैं पता है अभी तक तुम लोगों को ये क्यों नहीं पढ़ा रहा था प्राणायाम, जस्ट बिकॉज दिस पार्ट। इन लोगों ने ना गंद मचा रखी है, क्या का क्या वर्णन कर रखा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, आज तक नहीं आया। तो भाई अभी हम लोग 5वें प्रकरण को लास्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। केवल प्राणायाम पढ़ना होता ना, मैं कब का पढ़ा देता। कि क्या करके रखा है इन लोगों ने यार, लिटरली मैं तो परेशान रहता हूँ। शायद मेरी बुद्धि कम है, मैं ही समझ नहीं पाता हूँ, यही हो सकता है। आगे देखते हैं भाई, जो समझ में आ रहा है बता देते हैं आपको। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम, मतलब लघु पाक मतलब जल्दी जो पके हुए भोजन होते हैं ना, मतलब एक सेकंड रुकना, मैं बता दे रहा हूँ इसकी हिंदी आप लोगों को। लघु पाक का अर्थ होना चाहिए जो जल्दी से पक जाए, शीघ्र तरीके से पच जाए आपका भोजन, लघु पाकम, खाने के बाद ज्यादा टाइम ना लगे। हाँ वही अर्थ है इसका, लघु पाकम मतलब है शीघ्र पचने वाला, प्रियम मतलब प्रियकर होना चाहिए आपको, स्निग्ध होना चाहिए, घृत तेल से युक्त, धातु को पोषण करने वाला, पोषित करने वाला, सप्त धातुएं होती है हमारे शरीर में, उनको पोषित करने वाला, मनो अभिलषितम, मन को अभीष्ट, मन को प्रिय कर, योग्यम योगी भोजनम आचरेत, ठीक है, ऐसे योगियों को भोजन करना चाहिए। बोल रहे हैं कठिनम दुरितम, पूतिम उष्णम, पर्युषितम तथा, ये आपका वर्णन आपको गीता में भी मिलेगा, कैसे भोजन नहीं करने होते हैं। बता रहे हैं कि गरिष्ठ, देर से पचने वाले, हिंसा आदि से प्राप्त मान, छल प्रपंच, चोरी डकैती से प्राप्त कोई भी द्रव्य, सड़ा हुआ, गरम, बासी, अधिक ठंडा तथा अधिक मसालेदार उत्तेजक भोजन नहीं करना होता साधक। अति शीतम, अति उष्णम, भक्ष्यम योगी विवर्जयेत, ठीक है। प्रातः स्नान वर्जित है, बहुत ज्यादा उपवास वर्जित है, काया क्लेश विधिम, काया क्लेश विधिम क्या कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्लेश बना लेते हैं, एक ही टाइम का भोजन करूंगा, ठीक है, ये सब कुछ वर्जित है। सुबह नहाना वर्जित है, बहुत ज्यादा सुबह, ठीक है, नहाना वर्जित नहीं बोला है, बहुत ज्यादा ठंड में सुबह नहाना वर्जित है। बहुत ज्यादा खाली पेट रहना भी वर्जित बोला है। काया क्लेश विधि मतलब होता है कि मैं केवल फल फ्रूट खाऊंगा, मैं केवल एक ही टाइम खाना खाऊंगा, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, ये सब काया क्लेश विधि बोला है यहाँ पे। एकाहारम निराहारम, ठीक है, एकाहारम, एकाहारम क्या होता है, एक ही समय भोजन करना, एक ही आहार लेना, निराहार रहना, यामन्ते चाना कार्येत, और एवं विधि विधान एवं प्राणायामम समाचरेत, और इस प्रकार विधि विधान के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। आरंभ में प्रथमे कुर्यात क्षीर क्षीराज्यम नित्यम भोजनम। क्षीर और आज्यम, दूध और घृत का ही भोजन करने को बोल रहे हैं प्रारंभ में। मध्याह्ने चैव सायाह्ने भोजनम द्वयम आचरेत, दो टाइम भोजन करने को बोल रहे हैं, दोपहर में और शाम को, ठीक है, रात को नहीं कह रहे। योगी लोग रात को भोजन नहीं करने कहते हैं, शाम में कर लो और दोपहर में कर लो, दैट इज इनफ फॉर योर हेल्थ। फिर भी देखते हैं यार, बोरिंग सब टॉपिक। मार्ग मगन, बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। स्त्री गमन, अग्नि सेवन, बहुत ज्यादा आग नहीं तापना चाहिए, योगी के लिए उचित नहीं है। मक्खन, घृत, कौन सा घृत, यहाँ पे घृत को अभी देखो अपथ्य में डाल दिया है, कौन सा वाला घृत डाला है भाई, ये वाला, नवनीतम घृतम क्षीरम। सोचो कि कैसे इन्होंने घी को एक साइड बोल रहे हैं घी घी खाओ, एक साइड बोल रहे हैं घी मत खाओ,
तो आपको ऐसा समझना है कि यहाँ पे भैंस का घी होगा। अब भैंस का दूध और भैंस का घी नहीं खाना, शर्करा शक्कर चीनी नहीं खानी, ठीक है। गुड़म गुड़ भी नहीं लेनी, पका हुआ रम्मा मतलब बहुत पका हुआ केला नहीं खाना है, नारिकेल नारियल नहीं खाना है, दांडीम शिवासकम, क्या होता है ये, बता रहा हूँ ना रुकना। एक बासा अडूसा के पुष्प पत्र होते हैं उसको बोला है, उसमें एक द्राक्षा वर्ड भी आया हुआ है कहीं पे। हाँ, द्राक्षा, देखो द्राक्षा मैंने पहले ही बताया, द्राक्षा अनार को बोलते हैं, ठीक है। ये ये नेनुआ है, ठीक है, लवली मतलब नेनुआ। और धात्रीम रसम्ल विवर्जितम, यहाँ पे इसका अर्थ होता है खट्टे रस से रहित आंवला, मतलब आंवला आप खा रहे हैं लेकिन उसमें खट्टा रस नहीं है तो वो भी वर्जित है। एला, एला मतलब होता है इलायची। जाति लौंग, तो इलायची, जाति मतलब जायफल, लौंग लवंग मतलब लौंग। एला जाति लवंग में तीन चीजें हैं, एला मतलब इलायची, जाति मतलब जायफल, लवंग मतलब लौंग। चा पौरुषम जम्बू जामबलम, आगे कह रहे हैं फालसा पका हुआ जामुन, और जाम्बुल जाम्बूलम, जाम्बूल किसको बोलते हैं, पान को बोलते हैं, कठ जामुन, हरितकीन। तो कुछ ये हिंदी नाम मैंने बता दिए। आई डोंट थिंक कि इसको बताने की आवश्यकता है, आप लोग को खुद रटना पड़ेगा। ये रटो इसको बैठ के। हींग सेम बड़ा आदि नहीं खाने हैं भाई। मक्खन भैंस का, दूध भैंस का घी ये सही मत नहीं खाना, गुड़ शक्कर नहीं खानी, दाल नहीं खानी, आंवला भी नहीं खानी, अम्ल रस नहीं खाने हैं, 5 प्रकार के केले नहीं खाने, नारियल नहीं खाना है, अनार भी नहीं खाना है, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना है, ठीक है। इलायची नहीं खाना चाहिए, लौंग जायफल उत्तेजनात्मक पदार्थ, ये योगी के लिए, तो साधना में उसके बाधन ना बने उसके लिए ये सारी बातें, आप लोग के लिए नहीं है भाई, आप लोग खाओ। कौन सा आप लोग भगवान को साधना करने बैठे हो, अगर बैठे होगे तो मत खाना आप लोग भी, अदरवाइज खाओ। जामुन जामुल हरड़ और खजूर का सेवन ना करें। शीघ्र पचने वाला भोजन खाएं, स्निग्ध वस्तुओं को पोषण देने वाला खाएं, मन के अनुकूल खाएं, कड़ी वस्तुएं दूषित वस्तुएं उत्तेजना वासना उत्पन्न करने वाली उष्ण भाप अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तुएं न खाएं, प्रातःकालीन स्नान न करें, उपवास आदि शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं छोड़ दें, एक ही बार भोजन करूंगा ऐसा वाला भी व्यवहार छोड़ दें, निराहार रहूंगा ये सब छोड़ें, प्रत्येक पहर बाद भोजन करना चाहिए और योगारंभ में त्याज्य है, त्याज्य। इस प्रकार विधि विधान में से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, त्याज्य है क्या लिखा है? योगारंभ में त्याज्य है, प्रत्येक पहर बाद भोजन करना भी योगारंभ में त्याज्य, हाँ ठीक है, हर पहर में भोजन नहीं करना चाहिए। 4 प्रहर होते हैं ना हमारे, हर प्रहर में नहीं करना चाहिए, केवल 2 प्रहर बताए, एक दोपहर और एक सायं काल, 2 टाइम। और इस प्रकार ये स्थान काल मिताहार आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग, पानी वानी पी लो, नाड़ी शोधन को भी पढ़ लेते हैं आज, बिकॉज हम लोग कल लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा प्राणायाम का। तो थोड़ा सा नाड़ी शोधन हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, बिकॉज कोई क्लास नहीं है। आपको ब्रेक लेना हो तो आप ले सकते हो 5 मिनट का, या तो फिर कान में ईयरफोन लगा घूमते घूमते भी क्लास ले लीजिए आप लोग। मुझे माफ करिएगा क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है मैंने बता दिया आपको। एक बार ऐसा रहना कि मैंने पढ़ा है इसको, एक बार तो पढ़ा है मैंने, ऐसा होना चाहिए आपको कि होता क्या है वहां पर। तो पथ्य पथ्य का वर्णन है, बेसिकली यही बताया हुआ है, और नवनीत और घी को भी अपथ्य में डाल रखा है, ठीक है। पता नहीं क्यों ही किया ऐसा, लेकिन यार समझने की दृष्टि से है, ठीक। अभी हम लोग देख लेते हैं नाड़ी शोधन क्या होता है।
स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शोधन हम लोग आज देख लेंगे। फिर कल की क्लास में आखिरी क्लास होगी वो, उसमें हम प्राणायाम पढ़ लेंगे पूरा। देखो कुश आसन है, नाड़ी शोधन करने के लिए पहले तो बता रहे हैं कैसा होना चाहिए आसन। कुश का मोटा आसन होना चाहिए, मृग आसन या व्याघ्र आसन या कंबल। देखो कुश का मोटा आसन मृग चर्म या सिंह चर्म अथवा कंबल में से किसी प्रकार के आसन पर किस प्रकार मुंह रखना है, प्रांग मुख या वाप्यंग मुख, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके। या तो पूरब की साइड देखो या उत्तर की साइड देखो, दृष्टि ऐसा होनी चाहिए, पश्चिम की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि करके नाड़ी शुद्धि समाज साध्य प्राणायामम समभ्यसित, इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नहीं सॉरी, नाड़ी शोधन होने पर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, पूरब में या फिर उत्तर में। आसन कौन कौन सा होना चाहिए, कंबल, मृग चर्म, सिंह चर्म, ये सारी बातें बोली है वहां। नाड़ी शुद्धिम कथम कुर्यात नाड़ी शुद्धिस्तु कीदृशु तत्सर्वं श्रोतुम इच्छामि तद्वस्व दयानिधे। यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं चंड कपाली जी। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? चंड कपाली जी पूछ रहे हैं नाड़ी शुद्धिम कथम कुर्यात, नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है। अगला प्रश्न है नाड़ी शुद्धिम कथम कुर्यात कीदृशी तू नाड़ी शुद्धि। पहला प्रश्न नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है, दूसरा नाड़ी शुद्धि है क्या। यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, श्रोतों में इच्छामी तद्वस्व दयानिधि, इसलिए वो मेरे सामने आप बताइए, उनसे बताइए। फिर घेरन ऋषि कहते हैं मलाकुलाशु नाड़ीशु मारुतो नैव गच्छति, जब तक हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है तब तक मारुत मतलब प्राणवायु का संचार अच्छे से नहीं हो सकता। साइंस भी इसी बात को मानता है, ठीक है। मलाकुलासी नाड़ीशु मारुतो नैव गच्छति, तो जब तक जो हमारे नाड़ियां हैं उनमें अगर मरुत का संचार अच्छे से नहीं होगा जब तक उनमें मल भरा हुआ है। प्राणायाम कथम सिद्धये तत्व ज्ञानम कथम भवेद, फिर प्राणायाम में सिद्धि कैसे मिल सकती है, तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, इसलिए पहले नाड़ी शुद्धि करें फिर प्राणायाम का अभ्यास करें, ठीक है। कौन बोल रहा है, महर्षि घेरन बोल रहे हैं। पहले आपको मल का जो है नाड़ियों में मल वो साफ करना है, क्लीन करना है, उसके बाद प्राणायाम अभ्यास करना है, अदरवाइज नाड़ियों प्राणायाम की सिद्धि नहीं मिलेगी। तो नाड़ी शुद्धि करेंगे कैसे भाई, प्रश्न आता है। नाड़ी शुद्धि द्विविधा, दो विधाएं बताई हैं नाड़ी शुद्धि की। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है। समनु निर्मनु तथा, समनु और निर्मनु दो प्रकार की नाड़ी शोधन क्रिया होती है। एक बीज बीज मंत्र के साथ की जाती है तो समनु नाड़ी शोधन। एक धौती कर्म जो हम पढ़ के आए षट कर्म में, उनसे भी नाड़ियों का शोधन होता है तो वो भी नाड़ी शोधन क्रिया कहलाती है। दूसरी समनु और निर्मनु, कितने प्रकार के नाड़ी शोधन होते हैं, दो प्रकार के नाड़ी शोधन क्रिया बताई गई है, ठीक है। शृणस्व समनु चंड नाड़ी शुद्धि यथा भवेद, तो षटकर्म में तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे नाड़ियों का शोधन। अब मैं तुम्हें समनु बताऊंगा यहाँ पे केवल। बोल रहे उपविश्यासन योगी पद्मासनम समाचार, सबसे पहले योगी को पद्मासन में बैठ जाना है, गुरु आदि का न्यास करना है। मतलब देखो सबसे पहले न्यास क्रिया बताई जाती है, हर जगह के मंत्र होते हैं, है ना। ये आपने योग निद्रा में पढ़ोगे, आप ये योग निद्रा में भी देखते हो। ओम हस्ताभ्याम नमः, मतलब एक हर एक मतलब जो आपकी इंद्रियां है ना उन जगह को, उन ऑब्जेक्ट को हम जगाने के लिए वहां पे मंत्र बोलते हैं। ऐसे छुएंगे और वहां पे मंत्र बोल देंगे, ठीक है। कई तरह के होते हैं गुरुआदिनाश, ठीक। तो पहला पद्मासन में बैठते हैं, दूसरा गुरु आदि न्यास करते हैं, क्रिया होती है। ये आपको, ये आप मैंने देखा है कि बहुत सारे पंडित जो होते हैं पूजा पाठ कराते हैं वो कराते हैं इसलिए। यहाँ पे छुए, वो क्या बोलते हैं उसको, चारे जैसे उसको रखते हैं हाथ में, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तुझे को याद है क्या?
वो चारा जैसा होता है जिसको पतले पतले चारे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पद्मासन में बैठे गुरु आदि का न्यास किया, उसके पश्चात नाड़ी शोधन का प्राणायाम किया। नाड़ी शोधन करने के बाद प्राणायाम किया। अब मुझे आप लोग ये बताओ, एक नया ट्विस्ट आया है यहाँ पे। सीक्वेंस था नाड़ी शोधन का, प्राणायाम का, स्थान काल मिताहार, नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम। अब उसमें नया क्या इंक्लूड हो गया है? गुरु आदि न्यास, स्थान काल मिताहार, गुरु आदि न्यास, नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम। अब ये रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। 5 चीजें जो मैंने नाम लेके बताई है उसमें गुरु आदि का न्यास भी इंक्लूड कर दिए हैं। अब करना कैसे है वो देखो। 5 प्रकार के पंच महाभूत होते हैं। एक पंच महाभूत होता है वायु। वायु का बीज मंत्र क्या होगा? बताओ, आप ही लोग बताओ, वायु का बीज मंत्र क्या होगा? वम। वम बोला आपने? पृथ्वी जल अग्नि वायु। पृथ्वी जल अग्नि वायु, लवर, या हम, यार सिंपल है, या होगा। वैसे तो सिखाया हूँ आपको बीज मंत्र निकालना। लवर, या हम। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आप याद कर लो, सीक्वेंस है। जिसके आगे जो आ रहा है वो लिख देना। पृथ्वी है तो लम होगा, जल है तो वम होगा, अग्नि है तो रम होगा, वायु है तो यम होगा। ऐसे याद कर लेना आप लोग। वायु के बीज मंत्र के ध्यात्वा, ध्यान करते हुए धूम्रवर्ण सतेज सम। कह रहे हैं साधक को धूम्रवर्ण तेज युक्त वायु के बीज मंत्र यम का ध्यान करके। कौन सा बीज मंत्र है यहाँ पे? यम है। यम का ध्यान करके बीज मंत्र का जाप करते हुए चंद्रेण पूरियत वायु, चंद्र नाड़ी से षोडशकई मतलब 16 मात्रा का पूरक करना है। तत्पश्चात चतुष्टया मात्रा 84 मात्रा का कुंभक करना है। सॉरी, 16 और 16 चौका 64। चतुष्टया मतलब होता है 64, ठीक है, 84 नहीं। 16 का पूरक हो रहा है, 64 का कुंभक हो रहा है। कुंभके ने द्वात्रिंश मतलब 32। 32 का क्या हो रहा है? रेचक। रेचक हो रहा है। पूरा कुंभक रेचक, पूरा कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक। ये बता दिया आपको, ठीक है। 16 64 32 बताया यहाँ रेशियो। एग्जाम में आ जाए कि नाड़ी शोधन में क्या रेशियो दिया है, तो 16 64 32 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद देखो, जब आपने पूरक किया, कुंभक किया, रेचक कर दिया, उसके बाद करना है नाभि मूल वह्निम उत्थाप्य। नाभि के मूल में जो अग्नि है उसको उठाते हुए, जो मणिपुर चक्र में है, उठाते हुए धारिये तेजो जीवनी युतम वहनी बीज षोडशेन। वहनी का बीज मंत्र क्या होगा बताओ? अभी तो बताया बीज मंत्र वायु का यम होता है। लवर, यहम, वम। रम होगा। सर। रम होगा, हाँ। तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको। पहले अपन ने यम बीज मंत्र लगाया। अब उसके बाद जब 16 64 32 का रेचक हो गया, उसके बाद नाभि मूल में जो अग्नि है उसको उठाते हुए, उस बन्नी बीज मंत्र में जो अग्नि है वहां उठाते हुए, रम बीज मंत्र के साथ सूर्य नाड़ी से पूरक किया, 64 मात्रा का वापिस से कुंभक लगाया। कुंभक लगाने के बाद 32 मात्रा का वापिस से वायु को शशि नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी से रेचक किया। मतलब एक बार पूरक किया, फिर कुंभक किया, रेचक किया, फिर पूरक कुंभक रेचक हो गया। उसके बाद वापिस से देखो क्या हो रहा है, नासिका के फिर अग्रभाग में पुनः एक ससध्रुवम बिंबम ध्यात्वा। इसका अर्थ क्या है? चांदनी सहित शशांक अर्थात चंद्र बिंब। और अब अपने हम बीज मंत्र आ रहा है ना यहाँ पे,
अभी तक समझ में आया ना क्या किए यहाँ से यहाँ पर? 38, 40, 41, 42 समझ में आया? पूरक, कुंभक, रेचक, फिर पूरक, कुंभक, रेचक। पहले वाले में बीज मंत्र यम था, फिर रम हुआ। अब आगे बढ़ रहे हैं। फिर नासिका के अग्रभाग में चांदनी सहित चंद्रमा का ध्यान करते हुए हम बीज मंत्र के साथ 16 मात्रा का ईड़ा नाड़ी से पुनः पूरक करना है और 64 मात्रा का धारण करते हुए वम बीज मंत्र के साथ कुंभक करना है और बाद में 32 मात्रा के साथ रेचक करते हुए अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नाड़ी धोतिम विभावयेत द्वात्रिंशेन लकारेण दृढ़म भागम विरेचयेत। ये देखो 3 बार हो रहा है, पूरा कुंभक रेचक, ये तीसरा स्टेप बता रहे हैं। इस बार लास्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? चंद्रबिंब का ध्यान कर रहे हैं आखिरी में, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट स्टेप में हम नासिका के अग्रभाग पे ठम बीज मंत्र के साथ चांदनी की चंद्रमा का ध्यान करते हुए 16 मात्राओं का बाई नासिका से पूरक करते हैं। फिर आकाश बीज मंत्र, यहाँ पे वम बीज मंत्र लिखा है ना, फिर आकाश बीज मंत्र वम का ध्यान करते हुए 64 मात्रा का पुनः धारण करते हैं, मतलब कुंभक लगाते हैं और अनंतर नाड़ी मंडल में अमृत की जो नाड़ियां है ना, नाड़ियां हमारे नाड़ी मंडल में अमृत भर रहा है ऐसी भावना करते हुए नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, अमृत प्लावित हो रही है मेरी नाड़ियों में, जो मल भरे हुए थे वो शुद्ध हो रहे हैं, अमृत का संचार हो रहा है, ऐसी भावना करते हुए दृढ़ भावना करना है। और आखिरी में 32 मात्रा का लकार बीज मंत्र, मतलब पृथ्वी तत्व के ध्यान करते हुए, पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र का ध्यान करते हुए और मूल आधार चक्र का भी ध्यान करते हुए 32 मात्रा का रेचक करना है। तो पूरा कुंभक रेचक, फिर पूरा कुंभक रेचक। लास्ट वाले में जो स्टेप है वो ऐसा, ठीक है। इसमें से बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आप लोग याद रखना कि ऐसे करते हैं इसको। बताओ, इससे कोई डाउट? भाई मेरे को तो याद हो गया। सर एक बार फिर बताइए। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले आसन लगा के बैठ जाइए आप लोग। आसन लगाने के बाद बताया गया है कि 2 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, नाड़ी शोधन होते हैं, एक समनु, एक निर्मनु। निर्मनु आप लोगों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है, अभी हम केवल समनु की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले पद्मासन में बैठ जाएं, गुरु आदि का न्यास करते हुए, गुरु आदि का न्यास करने के पश्चात क्या करना है? बीज मंत्र। बीज मंत्र भी है और धुएं के वर्ण वाला धूम्र वर्ण तेज युक्त वायु के बीज मंत्र यम का ध्यान करते हुए चंद्र नाड़ी से पूरक करना है 16 मात्रा का। फिर उसी बीज मंत्र का धारण करने के बारे में बात की है, 64 मात्रा का। फिर उसी बीज मंत्र को लेने के बाद धारण करें 64 मात्रा तक, फिर 32 मात्रा तक उसको छोड़ दें सूर्य नाड़ी से। पुनः सूर्य नाड़ी से पूरक करें। और जो अग्नि बीज मंत्र होता है, मतलब यहाँ पे अग्नि बीज मंत्र कौन सा होता है? रम रम बीज। पुनः रम बीज मंत्र के साथ जो वन्नी मंडल जो हमारे मणिपुर चक्र में है, वहां की अग्नि पे ध्यान करते हुए रम बीज मंत्र के साथ पुनः सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। अभी सूर्य नाड़ी से रेचक किया था, लेकिन अब पुनः सूर्य नाड़ी से पूरक कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी से पूरक किया, फिर 64 का कुंभक किया, फिर 32 नाड़ी वाला रेचक कर दिया। किस वाली से? शशि नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से भी रेचक किया हुआ है, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट। लेफ्ट से स्टार्ट किया था, राइट से छोड़ा, फिर राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से छोड़ा, अभी लेफ्ट वाले में है, ठीक है। शशि नाड़ी से रेचक कर दिया है, इससे लेफ्ट वाली। अब वापिस से शशि नाड़ी से पूरे आपकी बाएं नासिका से रेचक होगा। कौन सा बीज मंत्र होगा? ठम बीज मंत्र होगा।
और ध्यान किसका करना है? चांदनी का ध्यान करना है, चंद्रमा की चांदनी का ध्यान करते हुए। पुनः बाई नासिका से ठम बीज मंत्र के साथ पूरक करें। 64 मात्रा का धारण करना है। बीज मंत्र होगा वम। और ये संचार करना है इस कुंभक के दौरान, आखिरी कुंभक जो होगा उस कुंभक के दौरान ये भावना करनी है दृढ़ कि मेरी नाड़ियों में अमृत प्लावित हो रहा है, मतलब अमृत का संचार हो रहा है, मेरी नाड़ियां शुद्ध हो रही, मेरी पूरी 72,000 जो चैनल्स हैं वो सारे चैनल्स अब क्लीन हो रहे हैं। क्लीन करने के बाद आखिरी में 32 मात्रा का लकार बीज मंत्र के साथ पृथ्वी तत्व की भावना करते हुए रेचक कर देना है, और इस प्रकार नाड़ी शोधन हो जाता है। तो ये विधि है, इसमें मैंने बता दी, इसको हिंदी में बताया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे, आखिरी क्लास होगी हमारी इसके बारे में, प्राणायाम के बारे में। आई होप आप लोग खा पी के आओगे। 8 हो गए, 8 प्राणायाम कल पढ़ेंगे हम। सर टाइमिंग यही रहेगा 4 बजे का ना आज का ही? मुझे कल का तो पता नहीं, लेकिन आज तो यही टाइमिंग है। कल का पता नहीं है, आज देखते हैं, आज ऐसा ही था बिकॉज और लोग की क्लासेस नहीं थी, और कल मेरी ओपीडी है, तो मुझे कल ओपीडी में होना होगा ना। आई होप आप लोग को ये प्राणायाम वाला चैप्टर समझ में आ रहा होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर याद रखिएगा। जी राधा बताएं। सर ये नाड़ी शोधन कितनी बार करना है? नाड़ी शोधन आपको याद रखना है कि 2 प्रकार के होते हैं, समनु निर्मनु। निर्मनु आप पहले ही कर चुके हो, समनु बताया जा रहा है, बीज मंत्र के साथ होता है। तो कुल मिला के 3 स्टेप में नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट होता है। पूरक से लिया, कुंभक किया, सॉरी बाएं से लिया, कुंभक किया, रेचक किया, फिर दाएं से लिया, पूरक किया, कुंभक किया, बाएं से पुनः बाएं वाले से पूरक करना है, कुंभक करना है, फिर रेचक कर देना। स्टार्ट लेफ्ट वाले से करना, बस 3 बार करना है, ये याद रखना। बीज मंत्र याद रख लेना। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा बीज मंत्र लगाया था? यम लगाया था, फिर रम लगाया था, फिर आखिरी में ठम लगा के वम, और फिर लम लगाया था। ये ऐसे याद कर लो, हो गया कंप्लीट एक बार में। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे माय डियर, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, हरिओम आप सभी को, धन्यवाद। आई होप आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, है ना? तो और क्वेश्चंस वगैरह आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, कुछ मिलता हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग।